सोचो अगर हर बार मरने के बाद तुम्हें दूसरा चांस मिले। फेंग शू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अजीब सी दुनिया में आंख खुली जहां मौत ही बस एक शुरुआत थी। हर बार मरने पर टाइम रिवाइंड हो जाता है और वो वापस चला जाता है अपने पास मोमेंट में, जैसे कोई गेम का ग्लिच हो बट जिंदगी से जुड़ा हुआ। अब इस दुनिया में हर कोने में छिपे हैं अजीब क्रीचर्स, लैंटर्न हेड्स, घोस्ट्स और वो चीजें जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन फेंग जू अब कोई सिंपल बंदा नहीं रहा। उसने खुद को प्रॉफिट घोषित किया है। जो फ्यूचर देख सकता है वो जानता है कौन मरेगा कौन बचेगा, और इस बार वो खेलने वाला है खुद किस्मत से। बट ट्विस्ट यहाँ है, उसकी सबसे प्यारी वाइफ भी इस दुनिया में है और फेंग शू ने कसम खाई है उसे अगर कोई मारेगा तो वो मैं खुद हूंगा। तो तैयार रहो क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे दिमाग को रिवाइंड कर देगा। चलो शुरू करते हैं। और हाँ भाई, स्पॉइलर अलर्ट, अब अगर देखा तो पछताओगे नहीं, बस शॉक हो जाओगे। एक रैंडम कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म से जागता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो डर के मारे पीछे हट जाता है। पूरा कमरा रेड स्क्रिप्चर्स से भरा हुआ है। वो सोचने लगता है ये सब किसने लिखा जबकि मैं सो रहा था। लेकिन तभी अजीब तरह से वो सारे लेटर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उसे लगता है शायद वो अभी अभी उठा है इसलिए हेलुसिनेशन हो रहा है। पर बात यह है कि सब कुछ टू रियलिस्टिक लग रहा था। फिर जब वो साइड में देखता है उसे एहसास होता है ये उसका कमरा तो है ही नहीं। वो उठता है और सोचता है ये आखिर जगह है कौन सी। वो इंस्टेंट नूडल्स जो उसने रात में खाए थे और जो टिश्यूज फेंके थे वो सब गायब हैं। अब ऑब्वियस है लड़का कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा फ्रीक आउट करने लगता है। उसी वक्त उसे किसी और इंसान की यादें आने लगती हैं जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। दोनों ही ऑर्फन्स थे लेकिन उनकी जिंदगी की राहें अलग थीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट तो लाइफ भर पढ़ाई करता रहा और एक टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, लेकिन जिस बॉडी में वो अब है वो लड़का स्कूल से ड्रॉप आउट कर गया था और एक हॉरिबल जॉब कर रहा था। अपना कांपता हुआ हाथ देखकर वो सोचता है क्या मैं किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ? और वो जो छत पर खून से लिखे वर्ड्स थे उनका मतलब क्या था? इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खड़ा होकर सिचुएशन समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कोई उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है मिस्टिंग और कहती है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। वो पलट कर देखता है उस सामने एक खूबसूरत और कर्वी औरत खड़ी है। उसकी थाइस देखकर लड़का थोड़ा शॉक्ड भी होता है और सोचता है वेट हस्बैंड, क्या मैं इस पैरेलल वर्ल्ड में शादीशुदा हूँ? वो औरत बेड पर बैठती है और बोलती है चलो उठो देर हो रही है। अब हमारा हीरो सोचता है भाई अगर ये ट्रांसमिग्रेशन है तो इतना भी बुरा नहीं। वो मन ही मन सोचता है वरना अगर ये ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता तो शायद इतनी सुंदर और काइंड औरत उसकी जिंदगी में कभी नहीं आती। वो सोचता है कि उसे क्या बुलाए, बेबी, वाइफ या डार्लिंग। फिर डिसाइड करता है कि चलो मेमोरीज में झांक कर इसका नाम ही ढूंढ लेता हूँ। वो ध्यान लगाता है पर अजीब बात ये उसे कुछ भी याद नहीं आता। कोई नाम नहीं, कोई यादें नहीं, कोई हॉबीज नहीं, यहाँ तक कि कोई इमोशन भी नहीं। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि वो औरत अब बिल्कुल हिल नहीं रही। उस पल उसे एहसास होता है कि ये वाइफ कुछ तो गड़बड़ है। एक मक्खी उसकी आंख पर आकर बैठती है और फिर भी वो ब्लिंक नहीं करती। डरते हुए वो पूछता है तुम कौन हो? वो कुछ सेकंड के लिए शांत रहती है और फिर बोलती है लगता है तुम देख सकते हो। और उसी वक्त उसका मुंह मॉन्स्ट्रसली बड़ा हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट ठंडी आवाज में बोलता है मैं बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और मैं ठीक से सोचता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो औरत अब एक जायंट क्रीचर बन चुकी होती है। वो लड़का डर के मारे चिल्लाता है और अगले ही पल वो पूरी तरह डिवोर हो जाता है। अचानक वो फिर से बेड पर जाग उठता है, पसीने में भीगा हुआ। वो ऊपर देखता है यकीन के साथ कि अभी जो कुछ हुआ वो बस एक ड्रीम था। लेकिन फिर से वही वर्ड्स और वही ब्लड दीवारों पर लिखे हुए नजर आते हैं। वो उन्हें पढ़ नहीं पाता और कुछ सेकंड में वो फिर से गायब हो जाते हैं। वो सोचता है शायद वहाँ कोई क्लू था जो मैंने मिस कर दिया। अपने हाथों की तरफ देखते हुए वो सोचता है अब मुझे ब्लाइंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो हाथ अपने सर पर रखता है उसे याद आता है इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज में कहीं नहीं लिखा था कि वो ब्लाइंड था। तो फिर ऐसा बिहेव करने का क्या मतलब साफ है उसे इस औरत को ये कभी नहीं बताना कि वो उसे देख सकता है। फिलहाल उसे ऐसे बिहेव करना होगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी दरवाजे के पास से एक हाथ अंदर आता है और वही आवाज कहती है उठो हस्बैंड, ब्रेकफास्ट रेडी है। वो सेडक्टिव टोन में धीरे धीरे करीब आती है और हमारा हीरो सोचता है अब मुझे इग्नोर करना होगा और पता लगाना होगा कि ये पहले वाला बंदा कैसे जीता था। वो पास आकर कुछ ड्रैगन बॉल जैसी चीजें रखती है और पूछती है तुम जाग गए? उसका टोन फिर वही स्वीट बट कोल्ड। वो जानता है अगर उसने जरा भी मूव किया या देखने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। लेकिन अचानक वो अपना गर्दन अजीब तरह से घुमाती है और उसके तरफ बढ़ने लगती है। वो खुद से कहता है रिएक्शन नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। पर वो और करीब आती जाती है और फिर अचानक उसकी लंबी टंग बाहर निकलती है। जैसे ही वो उसकी फेस को टच करती है उसका बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर देता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कर्व फैलने लगता है और कुछ सेकंड में बूम वो एक्सप्लोड हो जाता है। अचानक वो फिर से बेड पर जागता है ठंडे पसीने में भीगा हुआ और इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक इमोशन है, ये गुस्सा उस औरत पर। बेचारा लड़का सांस संभालते हुए सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं बार बार रिवाइव हो रहा हूँ या फिर ये कोई टाइम लूप है? वो सोचता है शायद ये वैसे ही है जैसे गेम में सेव पॉइंट होता है। वो फोन उठाता है। अब उसे समझ आ गया कि वो औरत उसे फोर्स कर रही थी कुछ रिएक्शन देने के लिए। वो जल्दी से टिकटॉक खोलता है और कुछ डांसिंग ईगल्स के वीडियोस चलाने लगता है ताकि दिखे कि वो बिजी है। अभी फिर पीछे से वही आवाज आती है हस्बैंड और सब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो पूछती है तुम मेरे सामने बैठकर दूसरी औरतों को क्यों देख रहे हो? वो खुद से बड़बड़ाता है मुझे तो बस वो लाइव स्ट्रीम वाली गर्ल पसंद है। उधर वो वाइफ पूछती है
क्या अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो धीरे से पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर फोन इतना पास क्यों रखा है कहीं, और तुम मुझे देख तो नहीं रहे। वो जल्दी से फोन में उलझने का नाटक करता है ताकि उसे लगे कि सब नॉर्मल है, और जब वो कोई रिएक्शन नहीं देती तो वो थोड़ा काम हो जाता है। अब वो फिर से दूसरे लाइव स्ट्रीम्स देखने लगता है, लेकिन तभी उसका दिल धक से रह जाता है। वो औरत अब उसके फोन की स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम कर रही है। वो डर के मारे फोन को बेड पर फेंक देता है, और जैसे ही उसका बॉडी कांपने लगता है और पीछे से वही आवाज आती है और तुम देख सकते हो वो औरत फिर से अपनी मॉन्स्टरस माउथ खोल रही होती है, लेकिन इस बार वो गुस्से में पंच फेंक देता है। वो औरत डॉज कर जाती है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा करने को। वो उसकी बाह में काट लेती है। लड़का दर्द से तड़पता है और फिर से मर जाता है। जब वो औरत उसके टुकड़ों को खा रही होती है तो वो सोचता है, क्या ये सच में मेरे ही रिमेन्स हैं। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस फिर से फेड होने लगती है और फिर से वही आवाज, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। वो औरत उसकी तरफ बढ़ती है और लड़का फिर से डर के मारे उछल पड़ता है। छठी बार तक जब वो रिवाइव होता है, वो अब भी सिर्फ उसके चेहरे के पास आने पर डर जाता है, और एक्टिंग ठीक से न करने की वजह से वो कई बार फिर से मर चुका है। 8वीं बार में वो फाइनली कोशिश करता है उस रूम से भागने की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो डिसाइड करता है कि जब एस्केप पॉसिबल नहीं है तो प्रिटेंड करना ही सही रहेगा। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट देने आती है, लड़का मुस्कुराकर बोलता है, तुम अमेजिंग हो। उसका प्लान सिंपल था, जितना हो सके सिचुएशन को अपने फेवर में यूज करो। पर एंड में हुआ क्या, वो भूखा रह गया, और ऐसे ही वो लगातार 13 बार मर चुका था, बस किसी तरह खुद को काल्म करने की कोशिश में। कहते हैं ना, कुछ लोग पागलपन में भी बहुत सेन हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ तो बस मौत ही बार बार आती रही। 14, 15, 16 बार। हर बार मरने के बाद उसे उस बॉडी के ओनर की नई मेमोरीज मिलती गई। धीरे धीरे वो समझने लगा कि ये दुनिया उसकी असली दुनिया से कितनी अलग है। ये एक ऐसी जगह थी जो अजीब और डरावनी बिजार टेल्स से भरी हुई थी। 18वीं मौत तक पहुंचकर वो सोचने लगा, आखिर मैं बार बार जी क्यों रहा हूँ। वो जो खून से लिखे वर्ड्स थे, उन्हें किसने लिखा, और मैं देखते ही वो गायब क्यों हो जाते हैं। फिर से वो अपनी आंखें खोलता है, सोचते हुए कि ये सब कौन कर रहा है। उसे नहीं पता वो कौन है, पर अब उसे पूरा यकीन है कि उसकी वाइफ उन्हीं में से एक है। वो एक मॉन्स्टर है। अब वो अपने आप से दोहराने लगता है, उसे मरना चाहिए क्योंकि मुझे जीना है। और फिर वो औरत डोर से अंदर आती है, उसे फिर से हस्बैंड कहकर बुलाती है, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। वो जानता है कि हर बार वो यही करती है, पर कभी भी जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। डोर पर खड़ी होकर वो पूछती है, तो आज का दिन स्टार्ट करना चाहोगे कुछ हॉट मॉइस्ट मीट से। वो पास जाता है, और जैसा उसने सोचा था, वो औरत बस वहीं तक कुछ कर सकती थी जहां उसे यकीन था कि वो उसे देख रहा है। वो खुद खाना बनाने चला जाता है, और वो औरत उसके बगल में खड़ी होकर बोलती है, मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना लिया है, बस तुम्हारे लिए। बेचारा लड़का मन ही मन सोचता है, जितनी ब्यूटीफुल उतना बड़ा लाई। वो बार बार कहती रहती है रेडी है, लेकिन क्लियरली वहां कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। वो अपना स्नैक बना लेता है, सोचते हुए कि बस इस कमरे से बाहर निकल गया तो शायद कुछ पता चले। जैसे ही वो स्नैक खाने के लिए बाइट लेने जाता है, वो औरत खुद को फ्लोर में बदल लेती है और पूछती है, क्या तुम कुछ देख रहे हो। वो डोर खोलने जाता है, अब बस निकलना ही उसका गोल है, लेकिन अब वो डोर नॉब पर दिखाई देती है। पूछती है, कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ घर पर क्यों नहीं रहते। वो बस दरवाजा खोलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अपने आप से बोलता है, कोई उसे 18 बार नहीं मार सकता और ऐसे ही बच नहीं सकता। अब वो रिवेंज चाहता है, जैसे ही उसे खत्म करने का कोई तरीका मिलेगा वो वापस यहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट का डोर खोलता है, आसमान देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। दुनिया पूरी तरह रेड है और चारों तरफ डिफॉर्म्ड क्रीचर्स घूम रहे हैं। उसके सामने बस लोगों की सिलुएट्स दिख रही हैं। वो डर जाता है, फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। कहता है कि ये वर्ल्ड तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो साइड वॉक पर उल्टी कर देता है। अचानक कोई उसकी तरफ आता है और पूछता है, अंकल आप ठीक हैं। वो चौंक कर देखता है, सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी है, बस ये जानना चाहती है कि क्या वो बीमार है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम मुझे बिग ब्रदर कह सकती हो। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वो सोचता है कि कितनी प्यारी है, पर उसी पल वो लड़की डरावने तरीके से डिफॉर्म हो जाती है और कहती है, तो तुम देख सकते हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और अब वो छोटी लड़की एक जायंट डीमन विद अ ब्लेड बन चुकी होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि उसे उसका ये अपीयरेंस सच में पसंद आया, क्योंकि अब जब वो उसे किल करेगा तो उसे कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। वो सोचता है कि अब वो इस जगह के सारे वीडियोस को खत्म कर देगा बिना किसी रिमॉर्स के, लेकिन इस बार वो खुद टॉर्न टू पीसेस हो जाता है। फिर से वो बेड पर जागता है। उसकी बलून वाइफ उसके पास खड़ी है, पूछती है, हस्बैंड तुम ठीक हो ना, सूरज निकल चुका है। बेचारा सोचता है कि एक ही दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट करना भी कोई मजाक नहीं है। कुछ वक्त बाद वो पार्क की एक बेंच पर बैठा होता है। फिर से वही छोटी लड़की आती है और पूछती है, माँ कहाँ है, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं। वो इस दुनिया की पागलपन भरी चीजों के बारे में सोचने लगता है। यहाँ दो तरह के अजीब जीव हैं। पहले वो जो बिल्कुल इरेशनल हैं, जो अग्रेसिव हैं लेकिन हवा की तरह कुछ कर नहीं सकते, और दूसरे वो जो इंसानों जैसे दिखते हैं, जो कुछ नहीं करते, बस धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। और जैसे
जैसे ही तुम्हारी कोई रिएक्शन आती है वो हमला कर देते हैं, बिल्कुल उसी वाइफ की तरह। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल इंसान इनकी एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये उनसे चिपक जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर क्यों, ये लोग क्या चाहते हैं, शायद ये क्रीचर्स इंसानों की जिंदगी में खुद को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि उसे 3 सेंट का पेमेंट मिला है। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए ही, ताकि वो सब जान सके जो उसे जानना है। फिर उसके वर्क ग्रुप में कोई उसे पुकारता है, नाम है वुदाई, और हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसका नाम है येजुई फेंगशिu। वो एक कंपनी में अपार्टमेंट्स बेचने का काम करता है और उसे याद आता है कि हाल ही में बेचे गए फ्लैट का कमीशन अभी तक नहीं मिला। वो मैसेज भेजता है कि वो जाकर इस मैटर को सेटल करेगा और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो कंपनी की बिल्डिंग की जगह एक हॉस्पिटल होता है, वो भी किसी अबैंडन्ड जगह जैसा। दरवाजे पर खड़ा वो ठंडे पसीने में भीग रहा होता है, सोचते हुए कि क्या यही सेल्स प्लेस है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ओनर का बेटा कई बार कॉल कर चुका है पर उसने उठाया नहीं। वो कहता है और ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। उसे एहसास होता है कि ये जगह रियलिटी से प्रभावित है, लेकिन फोन पर लोग नॉर्मल लग रहे हैं। अजीब फिर भी इंटरेस्टिंग। वो कॉरिडोर में चलता है और अचानक किसी सॉफ्ट चीज से टकरा जाता है। उसे कुछ सॉफ्ट महसूस होता है और वो सोचता है ये क्या था। शांति से हाथ बढ़ाकर वो दोबारा टच करता है, यह जानने के लिए कि क्या यही उसकी सीमा है। लेकिन जो वो छूता है वो होती हैं 2 मैजिकल स्फीयर्स ऑफ क्लेयरवॉयंस, जो एक सुखद भविष्य की भविष्यवाणी करती हैं। हमारा शैतान लड़का थोड़ा ब्लश करता है और तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। वो लड़की सामने आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसकी शिकायत करेगी और गार्ड की तरफ भाग जाती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट अब भी समझ नहीं पा रहा कि हुआ क्या। वो ऊपर देखता है, वहां लिखा है बेलू एकेडमी, लेकिन जैसे ही वो ब्लिंक करता है जगह फिर से उसी अबैंडन्ड हॉस्पिटल में बदल जाती है। वो हॉस्पिटल की दीवार को छूने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ आर पार चला जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो इस जगह की फिजिकल फॉर्म के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। शायद ये भी उन्हीं क्रीचर्स की तरह है जो किसी खास कंडीशन में ही दिखाई देते हैं। वो दोबारा दीवार के आर पार हाथ करता है और इस बार पूरी तरह उसके पार चला जाता है। थोड़ी डिजीनेस महसूस करते हुए वो खुद को एक सुनसान कॉरिडोर में पाता है। काफी देर तक वो अलग अलग कमरों में देखता रहता है लेकिन हर रूम खाली है। फिर एक दरवाजे से तेज खून की गंध आती है। हिचकिचाते हुए वो फिर से दीवार पार करता है। अब वो एक कमरे में पहुंचता है जहां एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही होती है। वो उसे देखता रहता है और फिर वो लड़की उठकर उसकी तरफ देखती है, उसे बुलाती है बिग ब्रदर ऑन। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है, अब वो रिजिलियंट हो चुका है। वो बिना कुछ कहे दीवार पार कर जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलता है सामने एक और क्रीचर खड़ा होता है, फिर भी वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर खुद कंफ्यूज दिखता है। उसे एहसास होता है कि इस जगह में दर्जनों अजीब चीजें हैं। हर रूम में कुछ ना कुछ वियर्ड चल रहा है और सबसे अजीब बात, कुछ कमरे ऐसे खुले हैं कि उनके अंदर के जीव कभी भी बाहर आ सकते हैं। अब वो काफी समझदार हो गया है और किसी भी चीज पर रिएक्शन नहीं देता। सब क्रेडिट जाता है उसकी प्यारी वाइफ को जिसने उसे 18 बार मारा था। अचानक उसे फर्श पर कुछ पेपर्स दिखते हैं जिन पर लिखा होता है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 128 जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था। वो नीचे झुककर उन पेपर्स को उठाता है और सोचता है कि क्या ये सारे ट्रांसफॉर्म्ड लोग सच में इंसान ही हैं। लेकिन अफसोस वो उन पन्नों को पलट भी नहीं पाता क्योंकि वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। अचानक कुछ उसके आर पार निकल जाता है। वो ऊपर देखता है, छत पर एक मॉन्स्टर के लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। वो नीचे उतरती है और उसके चेहरे के पास आकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ लाइफ के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हो? वो उसे इग्नोर करता है और सोचता है कि शायद डायरेक्टर्स ऑफिस जाना सबसे बेहतर रहेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल वही बिल्डिंग है जो इस शरीर के असली मालिक की यादों में एक सेल्स कंपनी थी और डायरेक्टर का ऑफिस वही है जहाँ पहले स्टाफ रूम हुआ करता था। वो ऊपर जाने का फैसला करता है ताकि कुछ सुराग मिल सके। जैसे ही वो कॉरिडोर में चलता है कोई उसे आवाज देकर कहता है, भाई स्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक मोटा आदमी आता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें तो निकाल दिया गया था। लेकिन फंक्सी उन दोनों को किनारे धकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, सोचते हुए कि इस फ्लोर पर कुछ खास नहीं है। चश्मे वाला लड़का उलझन में देखता है और बॉस गालियां देते हुए बोलता है, वो दूसरे फ्लोर पर क्यों जा रहा है? उसे रोको, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले ही डायरेक्टर के ऑफिस तक पहुंच चुका होता है। कोई पीछे से चिल्लाता है, रुको, लेकिन वो पहले ही डोर नॉब पकड़ चुका होता है। उसके पीछे खड़े लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो सब खत्म। जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने एक लड़की खड़ी होती है। उसके कदमों की आवाज से ही पता चल जाता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। उसके पास में खड़ा लड़का पहले ही दब चुका होता है। बाकी लोग पूछते हैं कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो अचानक उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो बिना कुछ कहे उसे किनारे फेंक देता है और बोलता है, बहुत शोर मचाती हो। वो गिर जाती है और पास खड़ा लड़का उसकी मदद करने जाता है, जबकि हमारा हीरो टेबल पर पड़े पेपर्स देखता है। उसमें लिखा होता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। मैसेज में लिखा है, अगर तुम इस दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हो और किस्मत का गिफ्ट पाना चाहते हो तो रूम 520 में आओ। वो सोचता है कि क्या ये लेटर उसी के लिए था और ये भी कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आने वाला है। पता लिखा है, वो बिल्डिंग सी, रूम 520। अचानक ऊपर की लाइट फट जाती है। चश्मे वाला दोस्त अब भी उसके पीछे चल रहा होता है, जबकि बाकी 3 लोग डरकर पीछे रह जाते हैं। वो फोन की फ्लैशलाइट जलाता है और बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है।
साथ वाला लड़का कहता है, आज तुम कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे। वो फोन की लाइट से सेकंड फ्लोर को देखता है और देखता है कि अब वो मेंटल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपनी पुरानी कंपनी में है। उसका दोस्त मजे से कहता है, भाई फोन तो दे जरा। वो जवाब देता है कि इसमें भी सिग्नल नहीं है। वो कहता है, टेंशन मत ले, मेरे स्टेटस से मैं वो एक्सेस कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। और बोलता है कि अगर वो गलत नहीं है तो जितनी भी चीजें अभी तक हुई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो सब किसी अजीब दुनिया में फंस चुके हैं। एक ऐसी जगह जो कभी नॉर्मल रियलिटी थी अब उसमें अजीब एनोमलीज होने लगी हैं। वहाँ के लोग अब भी अपने काम को पूरा ना कर पाने की चिंता में पड़े हैं। बिल्डिंग का एक गार्ड आगे बढ़कर पूछता है कि सब ठीक तो है ना, और कहता है कि वो जाकर देखता है क्या हुआ। उसी वक्त एक लड़की नीचे झुककर अपना फोन उठाती है और फ्लैशलाइट ऑन करती है, लेकिन कहती है कि लाइट बहुत वीक है। वहाँ हमारा प्रोटेगनिस्ट भी मौजूद होता है। वो भी अपना फोन ऑन करता है और चश्मे वाले लड़के से पूछता है कि उसकी लाइट भी इतनी लो क्यों है। लोग ब्लॉन्ड वाले से पूछने लगते हैं कि उसने जो कहा था स्ट्रेंज वर्ल्ड में आने के बारे में वो क्या मतलब था। तभी वो गुस्से में बोल पड़ता है, और सब लोग चुप रहो, अगर बचना है तो शांत रहना ही पड़ेगा। सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो अचानक बहुत स्ट्रेस में दिखने लगता है। फिर वो कामली समझाता है कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो सब अब एक गॉस्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं, बेसिकली एक अल्टरनेट डायमेंशन जहाँ ये सब भूत रहते हैं। अब कुछ पल भर को शांत हो जाता है और कोई पूछता है, वो गार्ड कहाँ गया जो लाइट देखने गया था? अब 3 मिनट हो चुके हैं और वो वापस नहीं आया। टैंक फिर से वार्निंग देता है कि इस दुनिया में कोई भी गोस्ट रूल्स तोड़ेगा तो उसकी मौत पक्की है। मोटा लड़का कांपते हुए पूछता है, अब हम क्या करें? टैंक जवाब देता है कि हमें तुरंत कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का, वरना यहाँ मौजूद हर कोई मर जाएगा। प्रोटागोनिस्ट की सांसें तेज हो जाती हैं और उसके पीछे से कोई अजीब सी आवाज आती है। उस एहसास से उसे समझ आ जाता है कि कोई गोश्त पास आ रहा है। वो सबको चिल्लाकर कहता है, ये एक गोश्त आ रहा है, लेकिन बाकी लोग हंसते हैं और कहते हैं, मजाक मत करो, यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी अचानक एक लड़की के बाल हवा में उठते हैं, वो जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। फेंगशू बस देखता रहता है जबकि बाकी लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। वो शांत स्वर में कहता है, शाओली अब जा चुकी है। चश्मे वाली लड़की डर के मारे बोलती है, वो यहीं तो थी मेरे पास, और अपने दोस्त को पुकारती रहती है, अरे शाओली कुछ तो बोलो। लेकिन अंधेरे में कोई कुछ साफ नहीं देख पाता। यूतेंग आगे बढ़कर प्रोटोगोनिस्ट से पूछता है, क्या तुमने उस गोश्त को देखा? वो जवाब देता है, अफसोस नहीं देख पाया। लड़की अचानक गायब हो गई। अब सबको फेंगशियो पर शक होने लगता है। यूतेंग बोलता है, ये अजीब बिहेव कर रहा है, इसे डर नहीं लग रहा, कहीं ये स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं? फेंगशियो उलझ कर पूछता है, स्पिरिचुअल मास्टर क्या होता है? जो तो गड़बड़ है। उसकी आइडेंटिटी पर शक उठता है। वो समझाता है कि स्पिरिचुअल मास्टर वो इंसान होते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वही लोग जरूरी होते हैं। फेंगशियो पूछता है कि क्या ये स्पिरिचुअल मास्टर वही होता है जिसे किसी तरह के स्ट्रेंज रेल्म में सीख कर आता है? अगर ऐसा है तो उसे भी सीखना है। वो जानना चाहता है कि कैसे। टैंग फिर से नोटिस करता है कि फेंगशियो बहुत शांत और कॉन्फिडेंट है, इसलिए शायद वही इस जगह से निकलने की हो सकता है। फिर टैंग समझाता है कि उस दुनिया से निकलने के लिए उन्हें गोस्ट की पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके लिए 2 कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली यह है कि उन्हें लाइफ एंड डेथ के बीच का फियर पार करना होगा, यानी किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा सिमुलेट करना होगा। दूसरी यह कि गोस्ट के कांटेक्ट में आकर उसकी पावर को अपनी आत्मा में प्रवेश करने देना होगा, पर सावधान रहना होगा क्योंकि गोस्टली पावर एक ब्लडी गारमेंट की तरह है। भले ही वो तुम्हारे शरीर को कवर कर दे, वो तुम्हारी आत्मा को भी स्टेन कर देता है। ये बातें सुनकर फेंगशियो कुछ सूद महसूस करता है, खासकर क्योंकि उसे पता है कि कई बार मरने के बाद उसने गोस्ट से कांटेक्ट अवॉइड किया था ताकि वह मर ही न जाए। वाइफ से लेकर सड़क पर के सारे क्रीचर्स जब तक वह इंटरेक्ट नहीं करता वे सिर्फ इल्यूजन्स ही रहते हैं। फिर भी जब कोई गोस्ट रियलिटी में क्रॉस कर जाता है तो उसे देखे बिना भी किल कर सकता है, तो शायद अगर वह कांटेक्ट कर लेगा तो उन्हें एलिमिनेट कर पाएगा। यही फेंगशियो सोचता है कि क्या ये अच्छा आइडिया है। वो अपनी वाइफ को याद करके सोचता है कि क्या उसे स्पिरिचुअल मास्टर बनकर उसे खत्म करना पागलपन नहीं होगा। उसी वक्त एक और आदमी अचानक गायब हो जाता है। टैंग पागल जैसा चिल्लाने लगता है और सबको चुप रहने की हिदायत देता है, वरना और गोस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे। वेई फेई पास आकर पूछती है कि अब क्या करेंगे। वो डिसअपियर होने से डरती है। फेंग सायु बताता है कि गायब होने के पैटर्न 2 और 3 मिनट के हैं। पुरुषों के लिए लगभग 3 मिनट का अंतराल और महिलाओं के लिए 2 मिनट। गार्ड गायब हुआ, 3 मिनट बाद लड़की गायब हुई और 2 मिनट बाद दूसरा लड़का। इस लॉजिक के हिसाब से अब किसी और के गायब होने में 3 मिनट बाकी है। वो उठकर जाने लगता है और बाकी लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? फेंगशियो कहता है कि उन्हें भी सोल्यूशन ढूंढना चाहिए वरना सब उस कमरे में मर जाएंगे। तभी टैंग उसे रोकते हुए उंगली दिखाता है और कहता है कि कोई भी वहां से नहीं जा रहा, पर फेंगशियो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि 8 लोग हैं तो 20 मिनट में यहाँ कोई बचा ही नहीं रहेगा। वह पीछे मुड़कर वार्न करता है कि जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो गोस्ट से पहले मरा मिलेगा। फेंगशियो और उसकी टीम हॉलवे में चलते हुए कंफ्यूजन में है। चश्मे वाला दोस्त पूछता है कि उन्हें अब तक सीढ़ियां क्यों नहीं मिली। तभी फेंगशियो को महसूस होता है कि ये वही लाइट्स हैं जो हॉस्पिटल में थी, और तभी उसे समझ आता है कि अब वो फिर से उसी हॉस्पिटल में लौट आए हैं। उनका एक दोस्त हैरान होकर कहता है कि क्या वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो कंपनी की बिल्डिंग में थे, फिर अब ये हॉरर हॉस्पिटल कैसे? फेंगशियो अब पूरा यकीन कर लेता है कि कंपनी और हॉस्पिटल किसी तरह की एक ही रियलिटी में मर्ज हो चुके हैं। हॉस्पिटल ने कंपनी को निगल लिया है। उसी वक्त उन्हें सामने एक लाल पूल दिखता है। पूरा कॉरिडोर खून से सना हुआ है और वहां पड़े यूनिफॉर्म से साफ पता चलता है कि वो उनके कंपनी के लोगों के हैं। फेंगशियो कहता है कि गोस्ट्स औरतों को खाने
खाने में 2 मिनट और मर्दों को खाने में 3 मिनट लगाते हैं। यही रीजन है टाइमिंग का। चश्मे वाला दोस्त कहता है कि लगता है वे अभी भी जियालिंग को खा रहे हैं। फंग सिउ को ये अजीब लगता है क्योंकि पहले जब वो यहाँ आया था तब कॉरिडोर्स इतने खून से भरे नहीं थे। कपड़ों पर पड़े कट मार्क से पता चलता है कि किसी शार्प ब्लेड से हमला हुआ है और उसने ऐसी ब्लेड सिर्फ एक के पास देखी थी। तभी सीलिंग से कुछ नीचे उतरने लगता है और उसे याद आता है कि वो वही गोस्ट डॉक्टर था जिसे उसने पहले देखा था। कुछ आवाजें आती हैं और जब वो ऊपर देखते हैं तो वही ग्रुप नजर आता है जो कमरे में था, पूछते हुए कि अब क्या किया जाए। वे थोड़े ऑकवर्ड महसूस करते हैं और वो मोटा लड़का पूछता है कि पहले वहां जाकर तुम लोगों को कुछ मिला क्या। अचानक पीछे से कोई चिल्लाता है। वही एक लड़की बोलती है कि यहाँ बहुत सारा खून है। सब पहचान लेते हैं कि ये उनके साथियों के कपड़ों का खून है। टैंक डरते हुए पूछता है कि क्या सबको खा लिया गया। फीफई डर के मारे रोने लगती है और भागने की गुहार लगाती है। टैंक कहता है कि हाँ, अब यहाँ से भागना ही होगा। वो फैंग सिउ से रास्ता दिखाने को कहते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बस इतना कहता है, टाइम आ गया है। फाई डर के मारे पूछती है, और कौन सा टाइम। तभी उनके पीछे से बाल नीचे गिरने लगते हैं। आवाजें सुनकर सब धीरे धीरे मुड़ते हैं और सीलिंग से गोस्ट डॉक्टर नीचे उतरता हुआ दिखता है। फाई के डरते ही वो क्रीचर उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। सब जान बचाने के लिए भागते हैं, चिल्लाते हुए कि मॉन्स्टर दूर रहो। लेकिन टैंक के कदम रुक जाते हैं क्योंकि फाई जमीन पर गिरकर उसका हाथ पकड़ लेती है और विनती करती है उसे बचा ले। टैंक डरकर उसे झटका देता है, थप्पड़ मारता है और कहता है एन मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर वो बाकी सबके साथ भाग जाता है। जमीन पर गिरी फेई बार बार कह रही थी कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन क्रीचर पहले ही उसके बाल पकड़ चुकी थी। आंखों में आंसू लिए फेई दया की भीख मांगती है। तभी अचानक लाइट्स चली जाती हैं और उस जगह पर खून की बारिश होने लगती है। चश्मे वाला दोस्त शॉक में आ जाता है जब देखता है कि फेई मर चुकी है, लेकिन मॉन्स्टर रुकती नहीं और बार बार उस पर हमला करती रहती है। फेंगजू को एहसास होता है कि उसकी स्कैल्पल टेक्निक बहुत एडवांस्ड है, मतलब उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। वो और उसका दोस्त बस खड़े हैं जबकि क्रीचर को उनकी मौजूदगी की परवाह ही नहीं। एक वक्त में 2 सर्जरीज करना लगभग इम्पॉसिबल है। मॉन्स्टर स्कैल्पल को साइड में रखती है और अपना मुंह खोलकर फाई को खाने लगती है। फेंगशू समझ जाता है कि इंसानों को खाने की उसकी इंस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि वो गोश्त बन चुकी है। वो उसके पास बढ़ता है और उसका दोस्त घबरा कर पूछता है, तू उस मॉन्स्टर के पास क्या कर रहा है। फेंगशू बिना डरे उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन वो तुरंत चौंक जाता है। उसकी स्किन तो स्टील जैसी हार्ड है। उसे याद आता है कि अब तक जिन क्रीचर्स से वो मिला है वो सब इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। इस स्थिति को बदलने का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल मास्टर बनना। उसका दोस्त चिल्लाता है कि अब भागना चाहिए, लेकिन फेंगशू कामली कहता है कि कोई बात नहीं, ये क्रीचर एक बार में बस एक इंसान को ही मारती है। इसका मतलब है जब वो खा रही हो वही सबसे सेफ मोमेंट है। दोस्त कहता है कि मॉन्स्टर अब जल्द ही खत्म कर देगी, लेकिन फेंगशू कहता है कि फेई के पास एक्स्ट्रा राउंड पीस ऑफ फ्लैश था, इसलिए उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। यह सुनकर उसका दोस्त उल्टी कर देता है। फेंगशू को याद आता है कि उसे क्रीचर्स से कर्स्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है और ऐसी डायमेंशन में गोस्ट के आसपास ही सबसे कॉन्सेंट्रेटेड पावर होती है। फिजिकल टच ही इसका बेस्ट तरीका है। गोस्ट के थाइस देखकर वो उन्हें हल्के से पैट करता है, ये देखने के लिए कि क्या उसे इन्फेक्शन हो रहा है। मॉन्स्टर की लेग्स उल्टी हैं और फेंगशू उन्हें पैट कर रहा है। उसका दोस्त कहता है कि अब इसका टाइम नहीं है, लेकिन फेंगशू हंसते हुए कहता है, अगर डर लग रहा है तो भाग जा। दोस्त कहता है, ठीक है, अगर करना है तो पूरा एफर्ट लगाते हैं। वो भी गोश्त की लेग्स के पास जाकर छूता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो बहुत ठंडी है। पैट करते हुए वो कहता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। फेंगशू कहता है, जारी रखो। उसका दोस्त कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला कांटेक्ट किसी गोश्त के साथ होगा, लेकिन मानना पड़ेगा, ये लेग सच में बहुत लंबी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद इस लड़के में हिडन पोटेंशियल है। ये पहले तो डर के मारे कांप रहा था, अब ड्रूलिंग कर रहा है। वो कहता है, 1 मिनट हो गया, अब सिर्फ 30 सेकंड और फिर हम भागेंगे। और जैसे ही फोन पर टाइम 1:30 होता है, फेंगशू खड़ा होता है और कहता है, बड़ी अब भागने का टाइम है। दोस्त घबराकर पूछता है, क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे और तू जा कहाँ रहा है। फेंगशू शांत लहजे में कहता है कि उसे ठीक ठीक पता है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। अब वो टेरेन का एडवांटेज लेकर डॉक्टर से थोड़ा डिस्टेंस बना लेगा, लेकिन तभी उसके सामने फिर से बाल नजर आते हैं। वो सोचता है, क्या मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, वो इतनी जल्दी कैसे खाकर खत्म कर सकती है। फेई के पास तो काफी फ्लैश थी। तभी उसकी नजर 2 सिलिकॉन इम्प्लांट्स पर पड़ती है जो जमीन पर पड़े थे। सब कुछ फेक था और अब गोस्ट उसके पीछे खड़ी है। जो एक तेज कट उसके गले पर मारती है। उसी पल लड़के की स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है और उसका सिर हवा में उछल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से आंखें खोलता है और खुद को उसी पल में पाता है जब मॉन्स्टर उसके सामने थी, जब उसके दोस्त ने कहा था यह बहुत ठंडी है। फेंगशू समझ जाता है कि यह टाइम लूप इवेंट्स पर आधारित है या शायद किसी गेम की तरह है जहां हर लेवल पार करने पर चेक पॉइंट सेव हो जाता है। उसका दोस्त अब भी मजे ले रहा है, लेकिन फेंगशू जानता है कि पिछली बार वो सिलिकॉन की वजह से मरा था, इस बार वही गलती नहीं दोहरानी। वो तुरंत अपने दोस्त को पकड़कर उठाता है, लेकिन वो लड़का ड्रूलिंग करते हुए कहता है, वो पहली बार है ना, थोड़ा और रुक लेते हैं। फेंगशू चिल्लाता है, यानी सब सिलिकॉन है, अगर अभी नहीं भागे तो दोनों मर जाएंगे। अब दोस्त शॉक में आ जाता है, उसे समझ आता है कि वो इतना बड़ा क्यों था। दोनों तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और नीचे जा रहे बाकी लोगों से टकरा जाते हैं। भीड़ अब और तेज भागने लगती है, लेकिन फेंगशू रेलिंग पकड़कर खुद को आगे फेंक देता है। मोटा लड़का डरते हुए कहता है, अब मुझे लगा तू गोस्ट है, ऐसे मत डराया कर यार,
चश्मे वाला लड़का पूछता है कि सब इतनी धीमी रफ्तार से क्यों भाग रहे हैं। कोई कहता है ये धीमे कहाँ, हम तो 20 फ्लोर्स उतर चुके हैं। जाओ हाओ तुरंत बोलता है इम्पॉसिबल, मैं और फेंगशू तो सिर्फ 3 फ्लोर्स नीचे आए थे और तुम्हें पकड़ लिया। बाकी लोग उसे झूठा कहते हैं लेकिन टैंग समझ जाता है गोश्त ने इल्यूजन बना दिया है ताकि सब फंस जाए। टैंग कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसमें इंसान खुद ट्रैप हो जाता है। फेंगशू सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करता है, फिर आगे बढ़कर कहता है ये जिसके पास भी कोई एक्स्ट्रा सामान है सब नीचे फेंको, यही ताकि रास्ता मार्क हो सके। सब घबराकर चिल्लाते हैं और अपने बैग्स और पॉकेट्स में जो भी है नीचे फेंक देते हैं। फिर फेंगशू कहता है हम भी अब जल्दी से नीचे भागो। सब सीढ़ियां उतरने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें वही चीजें फिर से दिखती हैं, वही पैसे वही बोतलें। फेंगशू की नजर एक छोटी शर्ट पर पड़ती है जो उसने पहले देखी थी। तभी टैंग चिल्लाता है सिर्फ एक स्पिरिचुअलिस्ट ही एग्जिट देख सकता है। वो सबको कहता है अपनी पावर एक्टिवेट करो, कुछ दिखता है क्या देखो। वो अपने हाथ जोड़कर कहता है पता नहीं पिछली बार वाला एक्सपीरियंस काफी था या नहीं, निर्णय पर उम्मीद है इस बार काम करेगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लोग पूरी तरह कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। सब उसी लड़के की तरह कोशिश करने लगे जबकि फेंगशू सीढ़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे याद आया कि इन कॉरिडोर्स के एग्जिट्स हमेशा राइट साइड पर होते थे, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। टैंग ने उसे देखकर पूछा अब तू क्या करने वाला है। फेंगशू बोला मुझे प्रार्थना वगैरह से कोई मतलब नहीं, मैं बस क्लूज ढूंढना चाहता हूँ कि यहाँ से कैसे निकला जाए। आओ को हैरानी हुई कि फेंगशू अभी तक कितना काल्म है, जबकि टैंग सोच रहा था कि जब मॉन्स्टर सामने आई थी तब भी इसने एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह अजीब बात यह थी कि अब वे सब नीचे की सीढ़ियों से भागे और फिर वही दो लोग वापस दिखे और वो दोनों तो पूरे 1 मिनट तक उस मॉन्स्टर के साथ कॉरिडोर में थे। और तो फिर आखिर हुआ क्या था, किसी कारण से वो साइको लड़का ये निष्कर्ष निकालता है कि शायद ये लोग उस गोश्त का फायदा उठा रहे हैं। किसी हद तक बात सही भी लग रही थी लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि ऐसा पॉसिबल है। तभी फेंगशू दीवार को छू रहा था। हाउ ने पूछा तू कर क्या रहा है। वो बोला 10, 12, 15, रुक जाओ, मिल गया। सब हैरान रह गए क्योंकि वहां सच में एक दरवाजा था। टैंग दौड़ता हुआ आया और बोला सच में मिल गया क्या, लेकिन अब सवाल था इसे खोला कैसे जाए। फेंगशू ने अंदाजा लगाया कि लॉक कहाँ होगा और हवा में हाथ चलाया। अभी एक अजीब एनर्जी बाहर निकली और दरवाजा खुल गया। वो सबसे पहले अंदर जाने वाला था लेकिन टैंग उसे धक्का देकर आगे भाग गया चिल्लाते हुए हम बच गए। क्या सब लोग उसके पीछे पीछे भागे डेस्परेट होकर। हाउ ने पूछा चा तू सबको पहले जाने क्यों दे रहा है, तू इतना शांत कैसे है। फेंगशू जानता था कि उस क्रीचर का सामना करते वक्त तेज भागने का कोई फायदा नहीं। तभी एक मोटे बड़े नाक वाले लड़के ने पीछे से चिल्लाया भागो वरना तुम्हें शील्ड बनाकर मार दिया जाएगा। लेकिन फेंगशू का असली प्लान तो कुछ और था। वो देखना चाहता था कि गोश्त किसे पकड़ती है ताकि जब वो रुके तब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सके। बाकी सब लोग आगे भागते रहे घबराए हुए। तभी रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। अब सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया कि कौन पहले जाएगा। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। टैंग ने फिर से फेंगशू से पूछा वो अब क्या करें, ये तूने आयरन डोर ढूंढ लिया था, मतलब तुझे रास्ता पता है ना। लेकिन फेंगशू को उनकी मदद करने का कोई मन नहीं था। आखिर सब उसे आगे धकेल कर खुद बचना चाहते थे। ग्रुप जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जल्दी कुछ बोलो, गोश्त पास आ रही है। फेंगशू ने ठंडे स्वर में कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वहां मौजूद हर इंसान बस एक टूल था और उसके मकसद तक पहुंचने का जरिया। उस वक्त गोश्त डॉक्टर लगभग अजेय थी और फेंगशू जानता था कि उसे बस थोड़ा समय खरीदना है। वो जैसे ही दाहिनी ओर वाले रास्ते पर बढ़ा उसके मन में ख्याल आया यहाँ से निकलने के लिए शायद कुछ जाने कुर्बान करनी पड़ेंगी। जैसे ही बाकी लोग उसे उस रास्ते पर जाते देखते हैं सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी पीछे से एक अजीब हाथ की आवाज आती है। आखिरी में भागने वाला मोटा लड़का था और फेंगशू समझ गया वो आ चुकी है। ऊपर छत से वो हमला करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वो देखती है कि सब भाग रहे हैं वो आखिरी वाले की तरफ बढ़ती है। बाल उसके और करीब आते जा रहे थे और मोटा लड़का घबरा गया। मैं नहीं मर सकता। सामने एक लड़का दिखा तो गुस्से में बोला मैंने तुझे मुझसे तेज भागने की परमिशन नहीं दी और उसे कॉलर से पकड़कर पीछे फेंक दिया। वो सुनहरे बालों वाला लड़का जमीन पर गिर पड़ा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ ने उसकी गर्दन काट दी। दीवारें खून से लाल हो गईं। ये सब देखकर फेंगशू सोचता है ये आदमी भी किसी पागल गोश्त से कम नहीं, लेकिन अब उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना। बाकी लोग पूछते हैं अब तू क्या करेगा और तभी वो फिर से उस गोश्त के सामने खड़ा था। तभी उसका बीमार दोस्त पास आता है और बोलता है सारा मजा खुद मत ले, मुझे भी इनवाइट कर ले। वो कहता है उसकी स्मूथ ठंडी स्किन बिल्कुल आइस जेट जैसी लगती है। फेंगशू सोचता है अचानक ये कब से पोएट बन गया। फेंगशू सोच रहा था कि ये पागल इंसान शायद अपनी स्पिरिचुअल पावर भी जागा ले और अगर ऐसा हुआ तो दोनों मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ देर बाद वो फिर से भाग रहे थे। फेंगशू ने हाउ से पूछा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। हाउ ने मुस्कुराते हुए कहा मौत का इंतजार करना मारे जाने से भी ज्यादा डरावना है और फिर तू है ना इसलिए डर नहीं लगता। इतना कहकर वो लोग एक कैफेटेरिया में पहुंचते हैं। सब थक चुके थे, भूख और प्यास से बेहाल। टैंग जल्दी जल्दी खाना उठाने लगा। कहता है कि बाद में सबको बांट देगा। मोटा लड़का आगे बढ़कर बोला क्या थोड़ा मुझे भी दे दे।
तभी एक लड़की चिल्लाई कि उसे कुछ मिला है। टैंग बोला रुक जा, हिलना मत। वो दरवाजा था। टैंग खुश होकर बोला हम बच गए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक और दरवाजा था, एक अंधेरा दबा हुआ सा रास्ता। फेंगशिऊ ने गौर किया कि वहाँ की रोशनी बहुत कमजोर है। वो धीरे से बोला ये लॉक नहीं है। दरवाजा खुला है, बस एक उपयोगिता कक्ष। रास्ता वहीं खत्म हो गया था। अब वापस जाने का मतलब था किसी के मरने का इंतजार करना, ताकि वो डॉक्टर का ध्यान बांट सके। फेंगशिऊ अकेले ही वापस जाने लगा गोश्त को ढूंढने। पीछे से सब उसे गालियां दे रहे थे कि उसने गलत रास्ता चुना। फेंगशिऊ ने ठंडे स्वर में कहा मैंने किसी को अपने साथ चलने को कहा तो नहीं था। हाओ बोला हर किसी को वही करना चाहिए जो वो चाहता है। भाई फेंगशिऊ ने किसी को मजबूर नहीं किया, लेकिन मोटा लड़का चिल्लाया पर उसने रास्ता ऐसे चुना जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। टैंग ने सबको शांत करते हुए कहा बस करो, अभी सबसे जरूरी है जिंदा रहना। उसने कहा कि उसने जो ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से वो क्रीचर एक बार में सिर्फ एक इंसान पर हमला करती है और फिर 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेती है। अब बस एक चॉइस थी, किसी एक को डिस्ट्रैक्शन बनाना होगा ताकि बाकी सबको भागने का मौका मिल सके। फेंगशिऊ तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। तभी तंग उसके पास आया और उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोला अगर तू ना होता तो हम यहाँ होते ही नहीं। अब तू ही इस गुनाह की सजा भुगतेगा। हाओ ने पूछा तू कर क्या रहा है, मगर टैंग ने सबको चिल्लाकर कहा पकड़ो इसे। फेंगशिऊ ने झट से पलटकर उसे चोक होल्ड में पकड़ लिया। टैंग ने मोटे लड़के को बुलाया जिसने हाओ को पकड़ा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी जोर की आवाज से दरवाजा बंद हो गया। फेंगशिऊ अब कमरे के बाहर अकेला था। ग्रुप ने पूछा ये क्या कर रहा है। फेंगशिऊ मुस्कुराते हुए बोला मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंसानों में इतनी दिलचस्पी होगी, शायद ये गोश्त से भी ज्यादा अजीब है। उसने सबको धन्यवाद कहा, फिर चेतावनी दी अगली बार मैं सबका हिसाब चुकाऊंगा। और फिर वो मर गया। एक बार फिर से उसका शरीर जमीन पर गिरा ही था कि ग्रुप ने दरवाजा खोला और भागने लगा। हाओ की आंखों में आंसू थे जब वो फेंग को उठाने गया। टैंग पीछे मुड़कर देखता है और डर से जड़ हो जाता है। फेंगशिऊ जो अभी अभी मरा था मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा थोड़ा और इंतजार कर। अगले ही पल वही सीन फिर से शुरू होता है। इस बार वो भाग रही था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। बाकी लोग सीढ़ियां उतरते हुए चिल्ला रहे थे गोश्त आ रही है। और तभी फेंगशिऊ अचानक आगे गिर पड़ा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। बस गिनते हुए सीढ़ियां उतरता जा रहा था। बाकी ग्रुप फिर से वही दिक्कत झेल रहा था, सर्कल्स में घूमते रहना। फेंगशिऊ ने दरवाजा खोला और बिना किसी डर के अंदर चला गया। सब हैरान थे कि उसने इतना जल्दी रास्ता कैसे ढूंढ लिया। टैंग ने पूछा क्या तूने अपनी स्पिरिचुअल पावर जागा ली है। फेंगशिऊ ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडे स्वर में बोला हमारे पास गोश्त के आने से पहले बस 1 मिनट है। टैंग मुस्कुराया और बोला लगता है सच में जाग गई है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 5 मिलियन दूंगा। फेंगशिऊ हल्के से मुस्कुराया और बोला इतनी जल्दी क्या है, जाने से पहले मुझे कुछ निपटाना है। टैंग कुछ पूछ ही रहा था कि फेंगशिऊ ने उसे जोर से ग्रॉइन में घुटना मारा। टैंग दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फेंगशिऊ बोला वो 5 मिलियन इस दर्द का इलाज कराने में लगा देना। टैंग तड़पते हुए बोला आए मैं और भी दूंगा, बस बोल। लेकिन अब फेंगशिऊ का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। कंपनी के बाकी लोग उसे गालियां देने लगे तू इतना नीच कैसे हो सकता है। फेंगशिऊ बोला गोश्त की स्पीड से कोई नहीं बच सकता, लेकिन टैंक के जमीन पर पड़े होने की वजह से अब सब सेफ हैं। सबको समझ नहीं आया कि वो सेफ से क्या मतलब निकाल रहा था। तभी एक और किक की आवाज आई जो अरब मोटा लड़का भी दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। फेंगशिऊ ठंडे लहजे में बोला तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। आओ और बाकियों ने घबरा कर पूछा क्या तू पागल हो गया है, क्या तू सबको ऐसे ही मारेगा। वो शांत होकर बोला नहीं, कम से कम एक तो जिंदा रहना चाहिए। हाओ ने हंसते हुए कहा अच्छा प्लान है। बाकी लोग सोच रहे थे क्या ये इंसान है भी या नहीं। फेंगशिऊ ने सामने इशारा करते हुए कहा समय बहुत कम है, अब भागो। लेकिन सबको शक हुआ क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ा। फेंगशिऊ हंसकर बोला मैं यहीं रहूंगा, थोड़ी थाइस छू लूं। सब चौंक गए और वो पागल दोस्त बोला तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा। तभी डॉक्टर गॉस फिर सामने आई। सब उसे देखते ही फिर से भागने लगे, लेकिन पास की दीवार के पीछे रुक कर देखने लगे कि अब क्या होगा। फेंगशिऊ अकेला खड़ा उस राक्षस को देख रहा था। जमीन पर टैंग रेंगते हुए बोला बचाओ मुझे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी पैंट भीग गई है। फेंगशिऊ की किक से अंदरूनी चोट लग चुकी थी। वो उसके पैर पकड़कर चिल्लाया चल साथ में मरते हैं। फेंगशिऊ ने उसकी उंगलियों पर पैर रख दिया और ठंडे स्वर में बोला चिंता मत कर, मैं यहीं तेरे पास रहूंगा, मरते हुए देखता रहूंगा। अगले ही पल वो राक्षसी डॉक्टर उसके गले को पकड़ लेती है और टैंक की चीख वहीं खत्म हो जाती है। खून उसके चेहरे पर उछलता है और फेंगशिऊ उसे चाट लेता है। मुस्कुराते हुए बोलता है बदले का टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी उसे सीने में कुछ महसूस होता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही है और वो सोचता है अगर उसे भी ऐसे फटते हुए देख पाऊं तो मजा आ जाएगा। वो गोश्त की ओर बढ़ता है और ग्रुप सदमे में सोचता है क्या यही इसका असली प्लान था। फेंगशिऊ की नजर हाओ पर पड़ती है। उसे याद आता है कि मरने के वक्त हाओ ने उसे कुछ कहा था। वो हंसते हुए बोलता है चल मेरे साथ चलना, लेकिन हाओ पीछे हट जाता है। बाकी सब उसे गोश्त कहने लगते हैं और तभी फेंगशिऊ समझता है 20 बार मरने और इतनी पागलपन झेलने के बाद वो अब किसी भी भावना को महसूस नहीं करता। उसकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब वो और जाओ हाओ 2 अलग इंसान बन चुके थे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दोस्त को जबरदस्ती नहीं की।
जाओ ने अचानक कहा, इस कंपनी में अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तू है। तू मेरा असली दोस्त है, इसलिए तेरे प्लान पर भरोसा करूंगा। फेंगशू के चेहरे पर खून और वाइन का अजीब मिश्रण था, जिससे वो डरावना लग रहा था। हाउ हंसते हुए बोला, भाई तू तो पूरा भूत लग रहा है। फेंगशू उसके पास आया, चेहरे पर हल्की लाली के साथ। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रहा था। थोड़ी देर की उस शांति में हाउ ने पूछा, तूने उन दोनों को क्यों मारा? फेंगशू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उस भूत की स्पीड के सामने भागना नामुमकिन है। जब वो पास आएगी तो वो दोनों बड़े पद वाले लोग बाकी सबको कुर्बान कर देते। मैंने बस पहले ही चाल चली। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, एक ठंडा एहसास जो उसके शरीर के आर पार जा रहा था। उसने हाउ से पूछा, तुझे भी ठंड लग रही है? हाउ ने कहा, नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ। फेंगशू समझ गया कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये गोस्ट पावर की स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस थी। वो कनेक्शन बहुत कमजोर था लेकिन तेजी से बढ़ रहा था। शायद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत था। यह सुनकर हाउ जोश में आ गया। वो उस ठंडी जगह को ढूंढने के लिए उत्साहित हो गया। लेकिन तभी फेंगशू ने चिताया, रुको, हमें भागना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन चिंता मत कर, मोटा लड़का यहीं पास पड़ा है। हाउ बोला, अच्छा है, इससे हमारा टाइम बढ़ जाएगा। फिर पूछा, लेकिन तूने अपनी शक्ति कैसे जगाई? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। फेंगशू बोला, क्योंकि तूने अभी तक मौत का सामना नहीं किया, तेरा दिमाग उस हद तक नहीं पहुंचा, इसलिए अवेकनिंग नहीं हुई। हाउ ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, और तू कब पहुंचा उस हद तक? उसी वक्त उन्होंने देखा, वो डॉक्टर गॉस्ट मोटे लड़के का चेहरा चाट रही थी। फेंगशू ने शांत स्वर में कहा, अच्छा है, वो इससे हमें लगभग 5 मिनट मिल जाएंगे और अब हमें जितनी ठंडी ऊर्जा खींच सकते हैं उतनी खींचनी होगी। ठंडी शक्ति उसके शरीर में घुसने लगी। फेंगशू ने ध्यान लगाया, ऊर्जा उसके दिमाग और दिल तक पहुंच रही थी। दोनों मानो बर्फ के टुकड़े बन रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे एक ठंडी तलवार उसके पूरे शरीर को चीर गई हो और उसी पल उसके सीने के भीतर एक लाल चमकता गोला बन गया। कोर ऑफ पावर। होश में आने पर उसने महसूस किया उसकी पांचों इंद्रियां पहले से कई गुना तेज हो गई थीं। सोचने की रफ्तार और शरीर पर नियंत्रण दोनों बढ़ गए थे, जैसे अब वो दुनिया के और हिस्से देख सकता था। लेकिन उसने समझा कि उसने अभी अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी का सिर्फ 1% ही खोला है। उसकी शक्ति उसके डिजायर से जुड़ी थी, वो इच्छा जो मौतों और दर्द के बीच पनपी थी। अचानक उसके दिल में झटका लगा, दर्द, जैसे उसकी शक्ति पेन से जुड़ी हो। उसकी सबसे बड़ी चाहत अब वही थी, वो दर्द जो उसने झेला वो दूसरों को महसूस करवाना, चाहे वो डर हो, पागलपन हो या पीड़ा। अब वो अपने दुश्मनों को वही सब महसूस करा सकता था। और फिर उसकी ठंडी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। फिर वो हंसने लगा और बोला कि अब ये एबिलिटी के साथ वो इनक्रेडिबल हो गया है। हाउ ने उसे पागल होते देख पूछ लिया कि क्या ये काम कर गया। फंग एक्सू ने निष्कर्ष निकाला कि उसे मिल गई है वही बेस्ट एबिलिटी जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। अपनी प्यारी वाइफ को याद करते हुए वह थोड़ी देर ट्रांस में खड़ा रहा, जबकि हाउ उसे बुला रहा था कि 2 मिनट हो गए। पर फेंगशू ने बस कहा कि किनारा कर लो, वो अपनी पावर टेस्ट करने वाला है। हाउ तुरंत पीछे हट गया और कहा कि लगता है काम हो गया है और ये अच्छी बात है। फिर फेंगशू गोस्ट डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी हथेली में पावर कॉन्सेंट्रेट की। उसे पता था कि उसमें उन दिनों उसने जो कुछ भी सहा था सब कुछ समाहित है। वह जानता था कि जितनी बार उसने मरकर जीना अनुभव किया उतना ही दर्द जमा हुआ और उतना ही वो मजबूत हुआ। जितना बार वो रिवाइव होता रहेगा वो अनंत रूप से खुद को मजबूत कर सकता है। वो गोस्ट के चेहरे पर पंच मारता है, कहता है कि वो चाहता है कि वो यह मास्टर्स पीस महसूस करे। पंच उस पर सीधा लगा, पर ऐसा लगा कि शक्ति डिसिपेट हो रही है। वो पीछे गिर गई और स्कैल्पेल गिराने के बाद जमीन पर रोने लगी। फंग एक्सू को तुरंत एहसास हुआ कि उसका पंच मेडियोर था और जो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी थी वही अब एक्सहॉस्ट हो चुकी थी। वार ने गोस्ट को चोट नहीं पहुंचाई और उसे शायद वो पेन भी महसूस नहीं हुआ जो फैंग ने दिया था। इसी सोच में खोए हुए हाउ कहता है कि शायद अब भागने का वक्त है या फिर वे वापस जाकर फिर से टच करके देखें। हाउ सोचता है कि शायद इस एनर्जी को वेपन्स में डालना बेस्ट तरीका होगा। वैसे भी जमीन पर वहीं एक वेपन पड़ा हुआ था जिसे उठाया जा सकता था। वो झुककर उसे उठाने लगा पर तुरंत एक ऊर्जा का एहसास हुआ। वो ब्लेड तो उठाना नामुमकिन लग रहा था और उसकी पावर ने फौरन फैंग के दिल पर हमला किया। उसे उस हथियार ने जितनी बार इस्तेमाल हुआ सब दिखने लगे, उसमें जमा अनगिनत दर्द। इतना रिजेंटमेंट देखकर उसने सोचा कि क्या वह इसे डॉक्टर को खत्म करने के लिए उपयोग कर सकता है। उसने हाउ से कहा कि किनारा कर ले। जैसे ही हाउ हटता है फैंग ने डॉक्टर के गर्दन के पीछे अटैक किया पर कुछ नहीं हुआ। हाउ ने उसकी शर्ट खींचकर कहा कि उस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। अब वे सोचने लगे कि ऐसे में उसे कैसे मारा जाएगा। दोस्त बार बार उसकी पीठ थपथपा रहा था और फंग एक्सू ने निष्कर्ष निकाला कि बिना पर्याप्त स्पिरिचुअल पावर के यह काम नहीं करेगा। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि अभी रिवेंज पॉसिबल नहीं है। वह डॉक्टर उठ रही थी और फैंग हाउ को धकेलते हुए कह रहा था कि अब भागने का समय है। जैसे ही मॉन्स्टर उठती है वह सोचती है कि स्कैल्पेल कहाँ गया। फैंग और हाउ चलते हुए किसी की प्रेजेंस महसूस करते हैं और अब उसकी शार्पेंड सेंसेस के चलते बाकी लोगों की उपस्थिति भी उसे डिटेक्ट हो जाती है। हाउ पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी वे दोनों जो छिपे हुए थे सामने आ जाते हैं। हाउ उन्हें कावर्ड कहते हुए चिल्लाता है कि आपने भागकर अब वापस आकर मदद मांगी। फेंगशू कहता है कि अब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उन्हें अब 4 दरवाजों में से किसी एक से गुजरना था। सब डरे हुए थे। किसी ने कहा कि पीछे राक्षस लगी हुई है तो उनके पास सिर्फ एक दरवाजा आजमाने का वक्त है। फेंगशू ने किसी की बात नहीं सुनी, बस आगे बढ़ गया और बोला, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा साथ आने के लिए। जैसे ही पीछे से आवाज आई सबको पता चल गया कि वो पास आ रही है। फेंगशू ने समझ लिया कि स्कैल्पेल चुराने से उस भूत का व्यवहार बदल गया है। उसने एक दरवाजा खोला और सबको भागने को कहा। वे लोग घबराकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही दरवाजा बंद किया वो पीछे से टूट गया और भूत कॉरिडोर में चढ़ने लगी। चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, वापस दे दो। वह सीधा फैंग के सामने पहुंची और बोली, स्कैल्पेल लौटा दो।
फेंगजू ने उसकी पहली बार से किसी तरह बचाव किया, लेकिन तभी वो उसके गले की ओर झपटी उसे और वहीं मौत हो गई। वे एक और कमरे में पहुंचे। इस बार फंगैक्सू ने उस मोटे लड़के को फिर से उसे मारा। फिर वह दूसरी दिशा में गया, फिर से स्कैल्पेल चुराया, मुस्कुराया और दूसरी ओर भागा। उत्तर दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने लिफ्ट पकड़ी, लेकिन जैसे ही अंदर घुसने लगा, भूत ने दरवाजा तोड़ दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। उसने दक्षिण दरवाजा आजमाया, लेकिन एक बार फिर उस लचीली दुष्ट भूत ने उसे पकड़ लिया। वाकई निर्दयी मौत थी। उसने आखिरी दरवाजा आजमाया। अब वह मानना नहीं चाहता था कि स्कैल्पेल चुराने का मतलब हमेशा मौत है। वह तेज थी, लेकिन रिवाइव की वजह से वह हर बार रास्ता थोड़ा बदल पाता था। किसी हद तक ऐसा लग रहा था जैसे अब वह भविष्य देख सकता है। उसे पता था कि बाईं तरफ एक सुरक्षित रास्ता है, पर तभी किसी ने उसकी गर्दन पर वार किया और वह फिर मर गया। अब कई बार मरने के बाद उसे पूरा भरोसा था कि वह कर सकता है। उसने सबको उसी दिशा में गाइड किया। भूत पीछे से प्रकट हुई और सीधा उसी की ओर बढ़ी। हाउ ने पीछे मुड़कर उसे चेतावनी दी, सावधान। वो जैसे ही चेहरे पर वार करने वाली थी, फेंगजू ने झुककर बचाव कर लिया। अब वो आमने सामने थे। भूत हैरान थी कि उसने उसका वार कैसे टाला। हाउ को यकीन नहीं हुआ। फेंगशू पागल की तरह मुस्कुराया और भागने लगा। वो फिर उस पर झपटी, लेकिन उसने दोबारा झुककर बचाव किया। कई मौतों के बाद उसने उसके हमले का पैटर्न सीख लिया था। दर्द ने उसके शरीर को मजबूत और उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा दिया था। हाउ उसकी चालों को भांपने की क्षमता देखकर दंग रह गया, लेकिन भूत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह कूदने और उसे काटने की तैयारी करने लगी। वो अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसे उसकी ट्रेजेक्टरी समझ आ गई है। जैसे ही वो गोश्त फिर से उस पर झपटी, उसने साइड में रोल किया और आसानी से डॉज कर लिया। अब वो गोश्त लिटरली पागल हो रही थी, चिल्ला रही थी कि मर जा, बस मर जा। बाकी ग्रुप यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो गोश्त से बच निकल रहा है। वहीं हाउ सोच रहा था, यही तो है एक स्पिरिचुअल मास्टर की पावर। वो डोर की तरफ भागा और एक बार फिर उसने एग्जिट देखा। अब उसे पूरा भरोसा था कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो गोश्त उसके सामने ही रुक गई। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तभी गोश्त कांपते हुए बोली, ओए मत जाओ। फेंगशू को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि अब वो गोश्त खुद डरी हुई लग रही थी और अगले ही पल उसने पूर्हू पर एक प्रिसाइज अटैक किया। बेचारा हु पीछे हट गया, हैरान कि ये ठंडी सी चीज आखिर थी क्या। वो भागा फेंगशू के पास और पूछा कि क्या हुआ। शू ने कहा, सब नॉर्मल है। लॉजिक के हिसाब से तो यही रास्ता सर्वाइवल का था, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो डॉक्टर भी उसी जगह को देखकर भाग गई थी। इसका मतलब वो एग्जिट नहीं था जितना, बल्कि शायद कुछ इतना डरावना कि शू जैसी काल्म इंसान भी डर गई। उसे एहसास हुआ कि वो जगह किसी अबिस का मुंह थी। बाकी लोग पूछ रहे थे, तू भाग क्यों नहीं रहा। वो शांत होकर बैठ गया और बोला, यानी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसने सबको उठने को कहा। फिर से वो सब हॉस्पिटल के उन अंधेरे कॉरिडोर से गुजरे। धीरे धीरे वो मेटल डोर के पास पहुंचा, सोचते हुए क्या सच में बाहर कोई बड़ा डेंजर है। जैसे ही उसने डोर खोलना शुरू किया, वो बोला, ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। फैंग ने कहा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमें डार्कनेस में ही जाना होगा। अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। जगह इतनी साइलेंट थी कि उससे अपने ही थॉट्स सुनाई दे रहे थे। डार्कनेस ने पीछे का रास्ता निगल लिया था, तो अब बस एक ही रास्ता था, आगे बढ़ते रहना। वो चलता गया, चलता गया। समय जैसे रुक सा गया था। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई एंड ही नहीं। एक लंबी जर्नी के बाद उसने आंखें खोली और खुद को एकेडमी के एंट्रेंस के सामने पाया। वो हैरान था, क्या मैं सच में बच निकला हूँ। बाकी सब भागकर बाहर निकले और हाउ खुशी से चिल्लाया, हम फाइनली बच गए। वो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। हु ने फंग को आवाज दी, लेकिन फंग जू को कुछ अजीब लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां बस स्कूल था। हॉस्पिटल पूरी तरह गायब हो चुका था। वो बोला, मुझे बस घर जाना है, आज का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। तभी फंग ने कुछ नोटिस किया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, बोलते हुए, सब गायब हो गया। शहर में कोई गोश्त नहीं बचा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो बिना किसी रीजन के एस्केप कर गया था। वो हॉस्पिटल के गायब होने को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन सारे गोश्त के गायब होने को नहीं। मैं अपनी डियर वाइफ से रिवेंज कैसे लूंगा, वो खुद से पूछ रहा था। वो खुद को एक कार के सामने पाया और सोच रहा था कि उसकी वाइफ सिर्फ उसके ही हाथों से मरनी चाहिए, इसीलिए उसे घर जाना ही था। लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक मार दी और अब वो पैसेंजर सीट में था। खुद से धीरे धीरे मरमर करते हुए, वो ऐसे बस गायब नहीं हो सकती। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ इस तरह वैनिश हो जाए। जैसे ही टैक्सी रुकती है, वो डेस्परेटली घर की तरफ भागा। ड्राइवर कंप्लेंट कर रहा था कि पैसे नहीं दिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, आज ये वर्ल्ड भी गायब नहीं हो सकती। वो घर में घुसा और चिल्लाया, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जगह नॉर्मल लग रही थी। सभी रूम्स चेक करने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुझे 18 बार मार डाला। मैं उसके बिना बाकी जिंदगी कैसे जीऊंगा। सारी सफरिंग गोश्त डॉक्टर के हाथों मिली, सिर्फ रिवेंज पाने के लिए थी। उसने रेज और पेन जमा किया था ताकि वो सारे गोश्त खत्म कर सके, लेकिन अब वो सब गायब थे। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगा, अब ये सारी हेट्रेड कहाँ रिडायरेक्ट करूं और बिना किसी फीलिंग के लाइफ का मतलब क्या रह गया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, न्यूज चेक करो, बेलू एकेडमी जल रही थी। वो तुरंत देखा। न्यूज में रिपोर्टेड था कि पूरा बिल्डिंग इंगल्फ हो गया। 11 से अधिक लोग मर चुके थे, इंक्लूडिंग कुछ बॉसेस। साइकोपाथ फंगशू हंसने लगा, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि उनका डेड बॉडी मिल गया। वो एक्साइटेड हुआ, लगता है मिस्ट्रीज अभी खत्म नहीं हुई। ये बस उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते थे। अब उसे यकीन था कि वो अपनी वाइफ को फिर से देख सकता है। फोन पर बॉस के मैसेजेस आने लगे काम पर आने के लिए। वो हंस पड़ा। ये आदमी तो डेड था। आयरोनी ये थी कि डेड होने के बावजूद बॉस उसे काम पर भेज रहा था। अचानक फोन पर ब्लडी मैसेज आया, ये बस इसलिए कि तुम बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं। फोन से एनर्जी निकली और एक आई बन गया जो कह रहा था कि उसने उसे देखा है और अब फॉलो करने का ऑर्डर दिया। फंगशू ने कामली उस आई को पकड़ लिया और कहा,
फोन को पोजेस करना बंद कर, मेरे पास तो सिर्फ एक ही फोन है। अभी इल्यूजन डिसिपेट हो गया, लेकिन वो क्यूरियस था, अगली मिस्ट्री क्या होगी। अब वो एकेडमी के सामने था, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, सारा बर्न्ड स्मेल आ रहा था और लग रहा था बहुत रियलिस्टिक। तभी उसने फेई फेई को वहां खड़ा देखा। वो एक्साइटेड होकर उसके पास आई। आज जल्दी पहुंच गए हो? फंगशू ने उसके शोल्डर्स को छूकर पूछा। और तुम रियल हो? फेई फेई ने कहा, या अब तो बहुत बोल्ड हो गए हो। लेकिन अचानक उसने उसे खींच लिया और कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। वो स्टेयर्स चढ़ने वाला था कि हाउ सामने आ गया और पूछा, तुम पर काम करने का कोई जोर है क्या? फेंग जिऊ ने कहा कि उसे एक्चुअली ये काम बहुत पसंद है और पूछा, बॉस देहाई कहाँ है? हाउ ने पॉइंट किया और कहा कि वो गाय कमरे के पीछे है। अजीब बात ये थी कि कंपनी वैसे ही बिजी थी जैसे हमेशा रहती है। फेंग शिऊ सोचने लगा, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो झूठ है और ये सच में रियलिटी है। जैसे ही उसने बॉस को पाया, बॉस ने उसे डांटा, तुम ग्रुप के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिए? फेंग शिऊ ने इसे इग्नोर किया और पूछा कि उसकी कमीशंस कब मिलेंगी। देहाई बोला, और तुम लेट आकर कमीशंस की बात करने की हिम्मत करते हो? फेंग शिऊ ने कंप्लेन किया, इतना भी नहीं कि डेड डिहाई डिस्गस्टिंग लगे। बॉस ने उसे पॉइंट किया, और किस बारे में बोल रहे हो मरने की? प्रॉपर बोलो, मैं पूरी तरह लाइव हूँ। लेकिन अचानक फेंगशू ने गोस्ट डॉक्टर की वेपन से उसे फिनिश कर दिया। बॉस ग्रोन करते हुए जमीन पर गिर गया। फेंगशू मुस्कुराया और कहा, तो लगता है नाओमी अब अलाइव नहीं है। सारे लोग काम पर खड़े होकर उसे घूरने लगे। फेंगशू हाउ के पास गया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? तभी हाउ का बॉडी इन्फ्लेट होकर ट्रांसफॉर्म हो गया। फेंगशू ने रियलाइज किया कि सबकी बॉडीज कर्स्ड हैं और उसने उन्हें धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। जब वो खत्म हो गए, उसने पूछा, जिसने ये किया मजा आया या नहीं? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ ये सब सिर्फ एक ड्रीम था। जमीन पर लोग चिल्ला रहे थे और बैक कर रहे थे। कहते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दो ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूं। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।